नॉलेज है वाकई इसमें कमाल की बात है। लेकिन इनके बारे में मैं अब एक चीज़ मुझे जो लगती है, शायद आप लोग इनके बारे में बेहतर जानते हो, इनकी जो फेस कट्स हैं उससे एक चीज़ जाहिर होती है, ये बहुत बहादुर है। ये मतलब यूँ समझ लें कि इन्हें किसी का भी डर नहीं है। शायद आप ये समझ रहे होंगे कि मैं इनकी बातों से अंदाज़ा लगा रहा हूँ, लेकिन इनके फेस के एक फीचर्स हैं जिससे ये अंदाज़ा होता है ये इतने। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है सुधांशु त्रिवेदी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है सुधांशु त्रिवेदी से स्टार्ट करते हैं। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। 1948 का 47 का युद्ध दुनिया का विचित्र युद्ध था। हमेशा युद्ध विराम की मांग वो सेना करती है जो हार रही हो। संयुक्त राष्ट्र में वो देश जाता है जो छोटा हो, कमजोर हो, हार रहा हो। यहां हम बड़े थे, ताकतवर थे, जीत रहे थे, बस 48 से 72 घंटे की बात थी, पीओके हमारा होना चाहिए, हम संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए। ऐसे विचित्रता के उदाहरण हमने प्रस्तुत किए और भारत की छवि बनी कि एक सॉफ्ट स्टेट है, कोई भी आके हमें दबा सकता है, कोई भी आएगा और हमारे साथ किसी भी प्रकार की शरारत करके चला जाएगा और हम सिर्फ शांति के कबूतर उड़ाते रहेंगे। परंतु वो भूल गए कि हम जिस परंपरा के में विश्वास करते हैं, भारतीय परंपरा ये कहती है कि हम नाग पंचमी भी मनाते हैं, सांपों को दूध भी पिलाते हैं, तो नाग यज्ञ करने का सामर्थ्य भी रखते हैं जिसमें सारे नाग आकर आहुति। हम एकमात्र दल हैं जो स्वतंत्रता के बाद उत्पन्न हुए। विचार, प्रेरणा, वाणी, वेश, तत्व, दर्शन सब कुछ हमने इस स्वदेश से लिया और बढ़ते बढ़ते आज हम उस मुकाम तक पहुंचे कि भारत के सबसे बड़े और प्रमुख राजनीतिक दल बने। बहुत प्रश्न किया जाता है कि साहब आपका मात्र संगठन तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हाँ, हम कहते हैं मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हमारे अधिकांश नेता संघ से आए, अधिकांश नेता संघ के पदाधिकारी रहे, हमारे दोनों प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक रहे। परंतु जो सवाल हमसे पूछते हैं, और संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार थे, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं जो हमसे पूछते हैं कि आपका मात्र संगठन कौन, तो मैं पूछना चाहता हूं आपका मात्र संगठन कौन? कांग्रेस का संस्थापक कौन? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। तो आपका तो मात्र संगठन ब्रिटिश सरकार हो गई। और बहुत से लोगों को नहीं ध्यान होगा कि कांग्रेस के पहले 4-5 अध्यक्षों के नाम बनाए तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम अध्यक्ष नहीं थे, वो संस्थापक थे। परंतु अल्फ्रेड रोब, जॉर्ज यूल, विलियम वैडनबर्न, ये सब जानते कौन है? ये कांग्रेस के प्रारंभिक अध्यक्षों के नाम है। और इतना ही नहीं, 1910 का वह वर्ष जिस वर्ष में वीर सावरकर को 2 जन्मों के काला पानी की सजा, 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, उस 1910 के वर्ष में कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वैडनबर्न सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था। अब बताइए, आप ब्रिटिश हुक्मरान के हुक्म के नीचे पैरों के तले बैठकर स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे। इसलिए भाई, अपने मात्र संगठन, तुम्हारा मातृत्व भ्रातृत्व कहां था, यह देख लिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इसलिए जब हम यह बात कहते हैं कि इस देश में एक बड़ा परिवर्तन आया, तो आप देखिए जब स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव आया 2022, तो एक और परिवर्तन है। इस समय भारत के सभी प्रमुख पदों पर विद्यमान लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और चाहें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। तो यह भी एक कालचक्र के एक बड़े परिवर्तन को दर्शाता है कि अब भारत एक लंबी छलांग मारने के लिए आगे तैयार है। अब यह प्रश्न उठता है कि हम ये अगले 25 वर्ष में प्राप्त कैसे करेंगे। तो देखिए, इन 25 वर्षों में
जो हमें आगे बढ़ना था। जैसा अभी पुष्यमित्र जी चर्चा कर रहे थे कि सुदर्शन जी ने कहा था कि भारत एक बड़े संक्रमण काल से गुजर रहा है, और उन्होंने कहा था वो 175 वर्ष का है, और वो ये कहा था श्री अरविंदो ने, और श्री अरविंद का भी 15 अगस्त 2022 150 वर्ष पूरे हुए थे। श्री अरविंदो ने कहा था भारत एक महान परिवर्तन से गुजर रहा है जो 175 वर्ष का है, जिसका प्रारंभ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जन्म से हुआ। उनका जन्म 1836 में हुआ था, 175 साल 2011 में पूरे होते हैं। उन्होंने कहा था उसके बाद भारत का स्वर्णिम भविष्य दिखने लगेगा। अब कोई संदेह है कि 2011 के बाद क्या दिखना शुरू हुआ था? तो जो 21वीं सदी भारत की होगी इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत में किस विचार की होगी यह संकेत भी 2011 के बाद यानी 2012 ऑनवर्ड्स मिलना शुरू हो गया था। तो जो महापुरुषों के वचन हैं वो व्यर्थ नहीं जाते हैं, हमें यह समझना चाहिए। इसीलिए देखिए, जब हम सत्ता में आए 2014 में, तो स्वतंत्रता की सार्थकता कहां से होनी थी? आज हम स्वतंत्र हैं, राज्य हमारा है, हमारे तंत्र में स्वतत्व कितना है? यह वही स्वतत्व है जिसके लिए लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य कहा था। महात्मा गांधी ने 1909 में पुस्तक लिखी हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम ब्रिटेन से मुक्ति चाहते हैं और खुद ब्रिटेन की नकल बनना चाहते हैं तो यह स्वराज नहीं हो सकता। यह स्वराज है क्या? तो उन्होंने यह कहा, स्वराज की पहली शर्त क्या, जब तक स्वतंत्रता की सार्थकता का आभास हर गरीब व्यक्ति के हाथ में न पहुंचे, तो कहते हैं ना, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। तो 15 अगस्त 2014 को जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना पहला वक्तव्य दिया तो क्या कहा? जन धन योजना। ये कैसे संभव था कि भारत महान भारत बनेगा, आधे से ज्यादा लोग 60% लोगों का बैंक अकाउंट ही नहीं होगा, वो अर्थव्यवस्था के हिस्से ही नहीं होंगे। फिर उन्होंने क्या कहा? स्वच्छ भारत अभियान। फिर उन्होंने क्या कहा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो तमाम राजनीतिक पंडितों ने कहा ये स्वच्छता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो नॉन पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब जानते हैं क्या था? मतलब यह था, जो परिवर्तन हुआ था 2014 में वो सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं हुआ था, वो विचार और मानसिकता को बदलने के लिए हुआ था। इसीलिए आपने देखा कि 2014 के बाद जब उन्होंने स्वच्छता की बात कही, पहली बात, ये तीनों विषय किससे संबंधित थे? ये किसी बड़े उद्योगपति या संपन्न वर्ग के लिए थे ना, तीनों गरीब के लिए थे। जनधन योजना यानी अकाउंट गरीब के लिए था। स्वच्छता का सबसे अधिक कुप्रभाव पड़ता था तो गरीब पे पड़ता था, और बेटी बचाओ का जो भी समस्या थी वो निर्धन वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग तक थी। तो आप देखिए परिवर्तन इतना आया कि 2014 से पहले जितनी आसानी से किसी के हाथ में कोई रैपर हो, कोई गुटखे का टुकड़ा हो, कुछ हो, बड़ी आसानी से लोग सड़क पे फेंक दिया करते थे। अब 8 साल में हमने देखा कि हमारे विचार में, सोच में बदलाव आया। अब कोई ऐसे नहीं फेंकता, हम देखते हैं कि कहाँ पर जाके कूड़ादान है वहाँ डालते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा गया तो कितना बड़ा परिवर्तन आया कि जो लिंग अनुपात था नवजात शिशुओं का उसमें 29 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई, और वह राज्य जो हरियाणा राजस्थान जैसे राज्य जहां सबसे खराब स्थिति थी वहां स्थिति अब बहुत बेहतर हो गई। ये एक सोच में परिवर्तन आया। 46 करोड़ लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़े, जो विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन था। अगली जरूरत क्या होती है गरीब की? बीमारी। घबराता है कि अगर कभी बीमारी आ गई तो हजारों रुपए का खर्चा कहां से आएगा, तो आयुष्मान भारत योजना आई। अगली जरूरत क्या होती है? शिक्षा। तो इसलिए सर्व शिक्षा अभियान आया। फिर सोच में बदलाव आया। पहले की सरकारें सोचती थी इस वर्ग को देना है, उस वर्ग को देना है। हमने कहा जी सबको देना है। इसलिए हर गांव में बिजली, हर घर में नल का प्रक्रम चल रहा है, हर गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, धारणा यदि प्रचलित यह भी हो कि कोई हमें वोट दे रहा है या नहीं दे रहा, इसके बावजूद हमने दिया। जिन वर्गों के बारे में धारणा थी कि वो हमें वोट नहीं देते, उनके भी 70% लोगों को सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ मिला। यह हमारी ईमानदारी, राष्ट्र के विकास के प्रति हमारी निष्ठा का प्रमाण था। अब जब आप प्राथमिक सुविधाएं दे लेते हैं तब आगे बढ़ना चाहिए। आज के युग में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो अगली रिक्वायरमेंट क्या है? सड़क, बिजली। देखिए 3 प्रकार के काम होते हैं जो हमारी सरकार ने किए। एक काम वो जो पिछली सरकारें भी कर रही थी, हमने भी किए। बिजली है, सड़क है, पानी है, हमने भी बनाया, पिछली सरकारें भी बना रही थी। हमने उनसे ज्यादा अच्छा बनाया, उनसे ज्यादा गति से बनाया, उनसे ज्यादा परिमाण में बनाया, बगैर किसी आरोप और घोटाले के बनाया, पूर्ण पारदर्शिता से बनाया।
दूसरी कैटेगरी के वो काम होते हैं जो पिछली सरकारों ने सोचा मगर करने की हिम्मत नहीं कर पाई, जैसे जैसे जीएसटी, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक। तीसरी कैटेगरी में वो काम आते हैं जो पिछली सरकारों के कल्पना में ही नहीं आए होंगे, हमने वह भी करके दिखाया। तो प्रधानमंत्री जी ने किस रूप में सोचा? जब हम लोगों की विचारधारा के हाथ में पूर्ण सत्ता आती है तो देखिए सोचते कैसे हैं। दीनदयाल जी का अंत्योदय साकार किया, सबको देके, चाहे अगर आप याद करिए उज्ज्वला योजना में उन सारी महिलाओं को जिनके के लिए धुएं के से निकलने वाले आंसू नियति बन गए थे, उनको उनसे मुक्ति दिलाई। और यह भी महत्वपूर्ण बात देखिए, 2014 में एक और परिवर्तन आया। इससे पहले लोग सरकारों से अपेक्षा करते थे हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ शायद लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा जो सक्षम है, समृद्ध हैं, संपन्न हैं, अगर हो सके तो सब्सिडी छोड़ दें, और 1 करोड़ से अधिक लोगों ने छोड़ दिया। यह तब होता है जब नेतृत्व की नीयत पर विश्वास होता है। तो देखिए पहला चरण यह था कि किस ढंग से पहले सबसे गरीब वर्ग को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराई जाए। उसके बाद अगला चरण देश के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाए। इसलिए इस कैटेगरी में वो काम आए, जैसे मैंने बोला जीएसटी। पिछली सरकार ने भी तो कोशिश की थी, नहीं हो पाए। पूरे देश को एक टैक्स लॉ के अंतर्गत लाना ताकि बिजनेस को ग्रो करने का एक बड़ा अवसर मिल सके। उसके बाद ये सारी चीजें बेमानी हैं यदि आप सुरक्षा देश की मजबूत ना कर सकें। अब हमने आपको बताया जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, बहुत से पिछली सरकारों ने क्लेम किया जी हमने भी कहा था, हमने भी भाई किया था तो क्यों नहीं हो पाया। और यह बात मैं प्रमाण के साथ बोलता हूं, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा, 2010 में भारत आए थे, उस यात्रा का वृत्तांत देते हुए उन्होंने लिखा कि 26/11 के हमले के बाद उस समय की सरकार ने, जबकि सेना तैयार थी पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्राइक करने के लिए, उस समय की सरकार ने इसलिए अनुमति नहीं दी क्योंकि उस सरकार को लगता था कि इससे उपजे वातावरण से भाजपा को राजनीतिक लाभ न मिल जाए। ये आपकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए नहीं कर पाए। ये मानते हैं कि पर यहां एक विचित्र कॉन्फ्लिक्ट था। पूरी दुनिया में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आपने नहीं देखा होगा कि पड़ोसी के मुकाबले हम बड़े भी थे, हम ताकतवर भी थे, पर हम पिछले 65-66 सालों से, अटल जी के दौर के 6 साल छोड़ दें तो हम दुनिया में कहते थे कि वो हमें सता रहा है। 1948 का 47 का युद्ध दुनिया का विचित्र युद्ध था। हमेशा युद्ध विराम की मांग वो सेना करती है जो हार रही हो, संयुक्त राष्ट्र में वो देश जाता है जो छोटा हो, कमजोर हो, हार रहा हो। यहां हम बड़े थे, ताकतवर थे, जीत रहे थे, बस 48 से 72 घंटे की बात थी, पीओके हमारा होना चाहिए, हम संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए। ऐसे विचित्रता के उदाहरण हमने प्रस्तुत किए और भारत की छवि बनी कि एक सॉफ्ट स्टेट है, कोई भी आके हमें दबा सकता है, कोई भी आएगा और हमारे साथ किसी भी प्रकार की शरारत करके चला जाएगा और हम सिर्फ शांति के कबूतर उड़ाते रहेंगे। परंतु वो भूल गए कि हम जिस परंपरा के में विश्वास करते हैं, भारतीय परंपरा ये कहती है कि हम नाग पंचमी भी मनाते हैं, सांपों को दूध भी पिलाते हैं, तो नाग यज्ञ करने का सामर्थ्य भी रखते हैं जिसमें सारे नाग आकर आहुति देते हैं। तो हमने यह प्रेरणा ली कि कश्मीर घाटी को लहू लुहान करने वालों सुनो, एक भी बलिदान हुआ जवान नहीं भूले हैं, और दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले। और आपने देखा कि पहली बार भारत ने इन 8 वर्षों में, अब नाउ द एरा ऑफ इंडिया जो सॉफ्ट स्टेट इज ओवर, अब वो दिन चले गए। मतलब जैसे मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं, हमारे यहाँ कहावत होती है, अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस साल लल्लू खा फाकते उड़ाया करते थे। तो वो कबूतर उड़ने के दिन लद गए और अब वो समय आ गया जब हम प्रबलता प्रखरता के साथ अपनी बात कहते हैं। और समय में कितना बदलाव आया। ये 8 वर्ष, 75 वर्ष के पहले 8 वर्ष हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग, औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। और इसके बावजूद क्या हुआ, ये पहला मौका है। आप याद करिए, एक दौर था 1990 में, उस समय बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोला था, जगमोहन जी गवर्नर थे उनके लिए, ये जगमोहन को हटाओ नहीं तो इसको भगमोहन बना देंगे। और हमारी सरकार ने हटा लिया था।
और एक ये दौर था जब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर इमरान खान ने कहा कि जो कुछ इन्होंने बालाकोट में किया उससे ज़्यादा खौफनाक कुछ करने जा रहे हैं। याद करिए कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी का बयान नेशनल असेंबली में, आप सबको वो वीडियो क्लिपिंग याद होगी। उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है कि अभिनंदन को वापस कर दीजिए शाम तक, वरना 9 बजे के बाद हिंदुस्तान अटैक कर देगा। ये तो 1971 में कभी नहीं हुआ कि फॉरेन मिनिस्टर और आर्मी चीफ ये कहे कि उसके पैर कांप रहे थे, वो भी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में। उनका दिया बयान है, किसी पत्रकार का बयान नहीं है। यह परिवर्तन आया। फिर कुछ काम ऐसे जो इस अमृत काल को आगे वास्तविकता में चरितार्थ करेंगे, जो किसी ने सोचा नहीं। जैसे अगर भारत को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, विकसित देश बनना है, तो पावर रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद। अब पावर में हमारा 44% पावर कोल से आता है। अब कोयले से अगर हम इतनी भारी मात्रा में एनर्जी लेंगे तो एक तो उससे पर्यावरण का बहुत प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, और हम कितनी ऊर्जा ले पाएंगे। तो इस पर सोचना चाहिए कि भगवान ने भारत को क्या दे रखा है। देखिए, भारत के 2 छोरों को देखिए, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर। पश्चिमी क्षेत्र का जो इलाका है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, वैसे आजकल तो वहाँ पानी बहुत गिर रहा है, मगर सामान्यतः वहाँ पानी की कमी रहती है, मगर सूर्यदेव बहुत प्रचंड रूप में वहाँ पर अपना प्रबलता दिखाते हैं। और जो पूर्वी हिस्सा है, जिसमें बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, असम है, वहाँ नदियों के पाट बहुत चौड़े हैं, बहुत पानी गिरता है, बाढ़ की समस्या रहती है। अब देखिए, उन्होंने सोचा कि इसको हम कैसे भारत की सामर्थ्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो जो पूर्वी हिस्सा था वहाँ पे क्यों ना ड्रेजिंग करके, उसमें गहराई करके इनलैंड वाटरवेज कम्युनिकेशन की शुरुआत की जाए। और जब जल मार्ग से परिवहन होता है तो सड़क और रेल मार्ग के मुकाबले 1/10 कॉस्ट आती है और 1/10 पोल्यूशन होता है। और आपने देखा कि 2019 में हल्दिया से लेके और वाराणसी तक पहली बार इनलैंड वाटरवेज के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ। और जिधर पानी कम गिरता है तो क्यों नहीं सोलर एनर्जी का प्रयोग करना चाहिए। जी जनाब। अच्छा, मैं पूरी वीडियो में सबसे ज़्यादा एक सेंटेंस को सराहना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि 2014 में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई थी, बल्कि विचार और मानसिकता चेंज हुई थी। लोगों के जो माइंड सेट थे उसको तब्दील किया गया। और मैं वहाँ बहुत ज़्यादा हैरान हो गई जब सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर आपके पास सारी सुविधाएं हैं, अगर आप इस काबिल हो, आपको सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, तो आप छोड़ दो। और 1 करोड़ लोगों ने छोड़ दी। क्योंकि उन्हें विश्वास था कि गलत हाथों में नहीं जाएगी, ये सही लोगों को मिलेगी। क्योंकि उनका भरोसा बढ़ा, उन्होंने देखा विकास हो रहा है, तरक्याती काम हो रहे हैं, ना सिर्फ हो रहे हैं, ना सिर्फ बयानात चल रहे हैं, बल्कि दिख भी रहे हैं। मुल्क एक बेहतरीन दिशा की तरफ जा रहा है। तो ये लोगों का भरोसा था। वो जो लोगों ने विड्रॉ किया ना सब्सिडी, तो वो समझो एक तरह से उन्होंने एतबार बताया कि हमें आप पर एतबार है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वाकई 10 से 12 साल जो है एक इन इशारे मिलना शुरू हुए। 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, लेकिन उससे पहले जाहिर सी बातें हैं वो जो होते हैं कि आवाम को समझने में कि यार वो ये थे, ये हैं, नेक्स्ट टाइम हमें इनको लाना है ताकि फिर हमारे मुल्क का विकास हो। तो समझो 11-12 में वो 150 साल पूरे हुए थे। अच्छा, 2011-12 में 150 साल पूरे हुए 11 में पूरे हुए, 175 साल। हाँ, 175 साल पूरे हुए थे। उसके बाद से किसी ने कहा था कि उसके बाद से ही ये विकास शुरू हो जाएगा। और ये आज लोग इंडिया की आज ये बातें हो रही हैं। तो इतनी बड़ी बात और इतनी आसानी से नहीं। अच्छा, ये चीज़ मैं पिछली वीडियो में हमने कहा था कि इतने काम हो रहे हैं, इतनी चीज़ें दिख रही हैं, अपोजिशन के पास क्या रह गया बोलने को? मतलब मैं उंगली उठाने को क्या रह गया होगा? उंगली उठाएं तो कैसे उठाएं? फिर वही वाली बात है कि आदत से मजबूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू उठाना होगा। अच्छा, इनके बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बला के ज़हीन, बेहतरीन इनका बोलने का अंदाज़, नॉलेज बहुत है, बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा। अच्छा, हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमें पता नहीं कौन बेहतर है कौन सही है। फ़र्ज़ करते हैं कांग्रेस पता नहीं सही है या बीजेपी सही है, हमें पता नहीं, फ़र्ज़ करते हैं। लेकिन मैं इनको देखूँ, इनकी बातें सुनूँ, इतने समझदार इंसान अगर बीजेपी में, तो मैं कहूँगा वाकई ही, क्योंकि इनकी जो सोच है, इनकी जो तरीक़ेकार है, या बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सिर्फ मैंने बीजेपी के जो भी कारकुन देखे हैं या जो भी लीडर्स देखे हैं, मैं उनके बारे में एक बात तो वसूख के साथ कहूँगी, श्योरिटी के साथ कहूँगी कि जो भी
दावा करते हैं, जो भी कमिटमेंट करते हैं पूरी करते हैं, देर से ही सही लेकिन वो पूरी होती है। अच्छा, एक और चीज़ जिसको इन्होंने जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई लोगों की, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने वो काम भी किए जो पिछली सरकारों ने नहीं किए, और हमारी सरकार ने वो काम भी किए जो पिछली सरकार ने भी किए, बल्कि उससे बेहतर तरीके से किए। घोटाला कम किया, अच्छे से अच्छा बनाया, बेहतर से बेहतर दिया। पिछली सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं किए, वो भी हमने करके दिखाया। अच्छा, तालीम वाला इशू, बेटी वाला जो इशू था, और स्वच्छता यानी कि सेहत याबी वाला जो इशू था वो था, हॉस्पिटल्स वाला इशू जो था, बीमारी वगैरह वाला जो इशू था, तो वाकई अगर हम इसको थोड़ा सा गौर करें इससे, तो बेटी वाला जो इशू है वो नॉन पॉलिटिकल है। अच्छा, अकाउंट हर शख्स का 60% लोगों का अकाउंट ही नहीं होगा। अच्छा, तो कैसे वो इकोनॉमी में हिस्सेदार बनेंगे? अच्छा, वो चीज़ों का वादा, वो चीज़ों की कोशिश, उन चीज़ों की तरफ ध्यान जिससे विकास हो और सबसे निचला जो तबका है या सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं उनका फ़ायदा हो। आपको पता ही नहीं, इन्होंने जिस लेवल पर जाकर सोचा, बीजेपी ने या उनके जो नेता थे या मोदी जी ने या दूसरे लीडर्स ने, दूसरे जो लीडर्स थे कांग्रेस के हवाले से, जो उससे मुंसलिक जो पॉलिटिशियंस थे, दूसरे पॉलिटिशियंस थे, अपोजिशंस जो थे, वो उस लेवल तक जाकर सोच भी नहीं पाए। वो तो ये कह रही थी कि ये लोग जिस चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जो पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं, वो बिल्कुल बेकार है। उससे मुल्क की तरक्की में क्या रोल होगा, उससे मुल्क की तरक्की में क्या काम आएगी? वो बिल्कुल ऐसा ही है। और इन्होंने जो दिखाया, जो किया, जो बोला, वो करके दिखाया। और अक्सर तो हमने ये देखा कि कभी भी 15 अगस्त की जो वीडियोज़ होती हैं, आज़ादी की वीडियोज़ होती हैं, जिसके अंदर मोदी जी बाकायदा पूरी कौम से बयान करते हैं, बात करते हैं, तो उसमें कभी भी किसी पार्टी पे कोई इल्ज़ाम नहीं, कभी किसी पे कोई इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं। उन्होंने जो किया, और विकास की बातें, ये बातें भी अब तो इतनी पुरानी हो गई, अब तो बाकायदा वो सोच की बातें कर रहे हैं, अब तो वो बाकायदा माइंड सेट की बात कर रहे हैं कि अपने अंदर से हमारे ऊपर ज़िंदगी भर हमने ग़ुलामी की, फ़र्ज़ करते हैं, अंग्रेज़ों ने हमें ग़ुलाम बना के रखा, तो अब हमारे अपने माइंड को ग़ुलामी से आज़ाद करना है, हमें अपने माइंड को जॉब वाले माइंड से आज़ाद करना है, हमें अपने माइंड में अपनी रोज़मर्रा की बातों में अपनी माँ बहन का ख्याल करना है, माँ बहन की रिस्पेक्ट करनी है। यार, एक प्राइम मिनिस्टर अपनी आज़ादी के दिन में ये बातें कर रहा हूँ, ये बातें कर, पता है वो क्या बातें करते हैं? वो बातें ये करते हैं कि मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो लंदन बना दिया, मैं तो पानी ले आया, मैं तो गैस ले आया। वो कह रहे हैं कि यार आपको अपना इखलाक देखिए। अच्छा, सबसे अच्छी बात, बहुत सारे अक्सर हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, अक्सर मैं उनके फेसबुक पे क्या देखता हूँ, हमें मईशत अच्छी करने की या हमें माशियात की पढ़ाने की या हमें इकनॉमिक पढ़ाने से पहले नहीं है, उससे पहले हमें सबसे पहले पाकिस्तानी कौम को इखलाक बेहतर करने के बाकायदा बहुत सारे लोगों को हमें माशरत की ज़रूरत है, हमें माशियात की ज़रूरत नहीं है। हमारा इखलाक क्या है? हम एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। हम आपने देखा अक्सर एक ऑटो खड़ा हुआ है, छोटा सा रास्ता, अगर बाइक वाला निकल सकता है, ऑटो वाले ने उसका रास्ता रोक दिया कि नहीं यार ये क्यों निकल जाएगा। बाकायदा मतलब एक दूसरे से क्या ज़िद्दें हैं, क्या हिरस है, क्या मुकाबले हैं, कोई किसी को कामयाब देख नहीं पा रहा। अगर ये तो यार, कोई ये तो किसी को आगे जाता हुआ नहीं देख पा रहा। पता है कल परसों मेरे जहन में क्या ख्याल आ रहा था, कोई भी ऐसा मौका नहीं है, सिर्फ 2 मौके ऐसे हैं जब हमें पता चलता है हम पाकिस्तानी हैं। 14 अगस्त और ईद, क्रिकेट मैच। ईद वाले दिन 14 अगस्त का झंडा लगाते हैं, ईद वाले दिन पाकिस्तान में सारे सेलिब्रेट कर होते हैं ना एक साथ, तो उससे मुसलमान अच्छा हो। उसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है, सिर्फ 14 अगस्त उसमें भी जिससे पता चलता है गोरी थी। हाँ, वो भी सही नहीं है, होता है। योर पॉइंट इज वैल्यू वैलिड बोलते हैं अपने साथ साथ, मुझे भी रंगीली इंग्लिश, मीरा वाली इंग्लिश बोलते हैं। खैर बहरहाल बात हो रही थी कि मुझे 2 मौके लगते हैं, एक मैच जिसमें पता चलता है कि यार ये टीम जो खेल रही है पाकिस्तानी है और इनके हरे कपड़े पहने हुए हैं और ये हम भी पाकिस्तानी हैं, तो ये पाकिस्तान एक मुल्क है जिसके हम नागरिक हैं। उस टाइम पे एक एहसास होता है। इसके अलावा 14 अगस्त को मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई ऐसी बात है। मैं इतनी वीडियोस हम देखते हैं, रिएक्शन देते हैं, आखिरी में आप लोग जय हिंद बोल रहे हैं, वंदे भारत बोल रहे हैं, जय माता जी, मतलब आप मज़हब, आप वतन, आप कंट्री, आप हर वीडियो में मैं मतलब वाकई बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़कर कंट्री, बहुत बड़ा फर्क। आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, लेकिन मैं भी जिक्र करूँगी तो आपकी तवज्जो उस तरफ जाएगी। आपने अक्सर प्रशांत धवन जी की वीडियोस देखी होंगी, जब वो भारत का नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं, हमारा प्यारा भारत। और ये देखिए मैप में ये रहा हमारा प्यारा भारत। अच्छा, वो कहते हैं हमारा प्यारा भारत, और पता नहीं इमोशंस मेरे जाग रहे होते हैं, एक अजीब सा ही उनके मुंह से। एक तो वो इतनी प्यार से अपने भारत का या अपने कंट्री का नाम लेते हैं, इतनी रिस्पेक्ट के साथ,
कि जब वो कहते हैं ना हमारा प्यारा भारत ये रहा, भाई कहीं पे भी मेरा टेंशन हो, नहीं, ये मैं अजीब सी खुशी होती है, एक अजीब सी इमोशन कि यार ये लोग कितनी प्रायोरिटी देते हैं, जिस प्यार से वो बोलते हैं, कितने प्यार से बोलते हैं। अच्छा मैंने उनके अलावा नहीं देखा, जय हिंद जय भारत ये सब तो चले ठीक है, हाँ से वीडियो के एंड में, वीडियो के एंड कॉमन है, लेकिन मैंने वंदे मातरम वगैरह ये भी कॉमन है, लेकिन मैंने ये हमारा प्यारा भारत जब वो कहते हैं ना, एक अलग ही फीलिंग्स हो जाती है। अच्छा इनको ये पॉलिटिशियन है शायद, बीजेपी से हैं शायद, लेकिन इनकी हमने पहले वीडियो देखी थी तो इनमें इनकी हिस्ट्री कितनी स्ट्रॉन्ग थी। बाकायदा ये जिस मंच पे बात कर रहे थे उसमें वो भी थे, अभिजीत चावड़ा, हाँ वो भी थे, और बाकायदा उसमें मतलब है कि इसी टॉपिक पे डिस्कस हो रही है, तो उसमें इनको बुलाया गया। तो इसका मतलब है ये पॉलिटिशियन बाद में एजुकेटेड, बहुत एजुकेटेड है, बहुत पहुँचे हुए हैं। आपने उस वीडियो में ड्यूरिंग द वीडियो ये बात बोल भी दी थी, वो मुझे अभी याद आ गई। आपने कहा मैं अभिजीत चावड़ा को समझता हूँ कि वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, लेकिन यकीन करो ये बोल रहे हैं तो मैं उनको भूल चुका हूँ। और बाद में हमने उन पे जिक्र नहीं किया था कि वो हमें दिखे थे, हम पहचाने थे। तो बाकायदा कॉमेंट एक भाई ने कर दिया कि आप लोगों की नज़र नहीं पड़ी, टाइम भी लिख दिया 5 बज के। नहीं अभिजीत चावड़ा देखे थे हमने जिक्र नहीं किया था अम्मा, और मैंने बोला अम्मा मतलब हम ना करें, मतलब उसमें मैं कह रहा हूँ हमने जिक्र नहीं किया था, मैंने भी यही कहा कि हमने उस पर जिक्र नहीं किया। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी चीज़ आपको भी आ गई। हाँ दूसरी बात नहीं, दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले तो ये है कि इनके जो नॉलेज है वाकई इसमें कमाल की बात है, लेकिन इनके बारे में मैं एक चीज़ मुझे जो लगती है, शायद आप लोग इनके बारे में बेहतर जानते हो, इनकी जो फेस कट्स हैं उससे एक चीज़ जाहिर होती है, ये बहुत बहादुर है। ये मतलब यूँ समझ लें कि इन्हें किसी का भी डर नहीं है। शायद आप ये समझ रहे होंगे कि मैं इनकी बातों से अंदाज़ा लगा रहा हूँ, लेकिन इनके फेस के एक फीचर्स हैं जिससे ये अंदाज़ा होता है ये इतने बहादुर हैं कि इन्हें मौत का डर नहीं। अच्छा वो जिस तरीके से, ये तो आपने सही कहा कि आपने फेस फीचर्स देखकर बताया, लेकिन वो जिस तरीके से बात कर रहे थे उससे भी अंदाज़ा हो रहा है, उससे भी इनके बेबाकपनी का, इनकी बहादुरी का, इनकी दलेरी का आइडिया हो रहा है। बिल्कुल ऐसा, ये सही कह रही हैं आप, उससे भी हो रहा है, आइडिया हो रहा है। बात करने के स्टाइल से इंसान बहुत कुछ जज कर लेता है। बिल्कुल ऐसा। ये तो एक लखनऊ की कबूतर उड़ाना क्या था, वो दिन गए जब लल्लू मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। तो वो कौन थे लल्लू मियाँ? लल्लू मियाँ जब कुछ चेंज हो जाता है, कोई बहुत बड़ा, अम्मी भी अक्सर ये मिसालें देती हैं कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं, और जैसे अम्मी ने कभी, इन्होंने भी मिसाल दी, इन्होंने वीडियो में मिसाल दी। हाँ इन्होंने मिसाल दी है। कभी अम्मी ने जैसे कहा कि मैं बिरयानी बनाया करती थी लेकिन आज मैं नहीं बनाऊंगी, वो दिन गए जब लल्लू मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, जाओ खुद बनाओ। इसका मतलब ये काम, ये वो काम जो हम किया करते थे अब वो हम नहीं करेंगे। अच्छा इसमें ये, अच्छा एक चीज़ तो मेन पॉइंट तो भूल ही गए, क्या ऐसी वीडियो, क्या ऐसी न्यूज़ हमने पढ़ी थी कि जिसमें शेख हमारे फॉरेन मिनिस्टर के पास हमने तो नहीं पढ़ी, तो यही हमारे मीडिया ने उसको स्किप कर दिया होगा, जिसमें आर्मी चीफ आकर ये कह रहे हो नहीं यार ये मुझे अभी फर्स्ट टाइम इस वीडियो से पता चला, नहीं तो ऐसी न्यूज़ कोई पाकिस्तान में तो नहीं सुनी। मैं बताता हूँ कि ऐसी न्यूज़ चलाएगा भी कोई नहीं, और हमने वाकई ये नहीं सुनी, और वाकई हम शौक में हैं। और हमने ये न्यूज़ सुनी थी जब अभिनंदन को जब वो सौंपा जा रहा था, जब दिया जा रहा था, तो पूरी एक तकरीब हुई बड़े रिस्पेक्ट से, सम्मान से, बड़े रिस्पेक्ट से, बड़ी इज्जत से, बड़ा सूट बूट पहना के। तो उसमें ये कहा जा रहा था हमारे न्यूज़ में, जो न्यूज़ चल रही थी कि खैर सगाली, यानी कि हम इसको इसलिए, अच्छा फिर भी उन्होंने डायलॉग नहीं किया है खैर सगाली के ताल्लुकात। खैर सगाली का मतलब ये कि जी हमने उनका पर्सन उनको दे दिया, उनका विंग पायलट उनको दे दिया, तो अब तो बायोलैट्रिक डायलॉग होना चाहिए। मकसद था कि अब हम इसको हम मोहब्बतों का पैगाम दे रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं ताल्लुकात। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि कोई ऐसी टॉक वगैरह हमें नहीं देखने को मिली, कोई डायलॉग देखने को नहीं मिला इंडिया की तरफ से, और वो आज भी ये कह रहे हैं कि हमने डायलॉग करना ही नहीं है लोगों से। लेकिन डायलॉग की शर्तें हैं, वो फिर अलग बहस हो जाएगी कि डायलॉग की उनकी तरफ से शर्तें हैं कि वो तैयार, जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक नहीं आएंगे। हाँ ये चीज़ है, लेकिन ये है कि बाकी बहुत इन्फॉर्मेशन थी, इन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोलते हैं, बाकी इनकी बातों में बहुत वज़न है, बहुत एजुकेटेड है। तो एक बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो, दोबारा किसी मेरे हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सबसे इम्पोर्टेंट वो लखनऊ से, अल्लाह हाफ़िज़।